Hi students, I am Devesh Bhaiya, your chemistry mentor, and I welcome all of you to this session. In the continuation of our last session, which was on P block PYQs discussion, in today's session, we will be discussing PYQs of coordination compounds, and that appeared in JEE Main session 1, including all the shapes, right? So there are around 18 to 19 questions जो coordination compound से पूछे गए सारे पेपर्स के मिला के. तो ऑन एन एवरेज हर एक पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं विच मेक्स दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस. और राइट, सो आज के सेशन में हम कुछ 8-9 सवाल डिस्कस करेंगे एंड द रिमेनिंग वंस वी विल बी डूइंग इन दी फॉलोइंग अप सेशन. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट एज देयर इज लॉट टू नो एंड डिस्कस एज ऑलवेज. सो दिस आर क्वेश्चन नंबर 1, right? So it says identify the coordination complexes in which the central metal ion has D4 configuration. Alright, so this is pretty much simple और easily doable क्योंकि out of all these complexes हमें वो complexes identify करने हैं जिनमें central metal ion D4 configuration में. configuration भी यहाँ पे हमें D के terms में बतानी है, so which makes this question relatively easy. और अगर if the configuration would have been asked in T2G और EG फॉर्मेट तो वो थोड़ा इसको डिफिकल्ट या टाइम टेकिंग बना सकता था, बट सिर्फ हमें डी के टर्म्स में आंसर करना है. और राइट नाउ, सो हाउ टू डू दिस? फर्स्ट वी हैव टू असाइन देयर ऑक्सीडेशन, फर्स्ट वी हैव टू असाइन दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन करेक्टली एंड उस पर बेस पर हम इनकी डी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. ऑलराइट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करते हैं इन सब के लिए. ओके, सो इन कॉम्प्लेक्स ए Fe यहाँ पे ऑक्साइड आयन लाइगेंड है और ऑक्साइड पे -2 का चार्ज होता है. उसको यूज़ करते हुए जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी +6, राइट? ओके, देन इन द सेकेंड जो कि मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स है, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी. Cn इज अ नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड विथ -1 यूनिट चार्ज. और एक FeCN6 3- में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, फिर से Cn- लाइगेंड है. एंड इन दी डी कॉम्प्लेक्स वाटर इज अ न्यूट्रल लाइगेंड, नो चार्ज, दिस इज एसिटेट आयन. ऑलराइट, एसिटेटो लाइगेंड, और एसिटेट पे भी नो -1 का चार्ज होता है. सो देयर आर 4 यूनिट्स ऑफ एसिटेट, -4 का चार्ज होगा. तो 2 क्रोमियम पर मिला के +4 का चार्ज होगा, तो सिंगल क्रोमियम पे +2 आ जाएगा, राइट? देन इन द ईथ कॉम्प्लेक्स NiF6, यहाँ पे निकल पे चार्ज +4 होगा. Now, right, so we have oxidation states हर एक का. अब ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम इनकी डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. आयरन +6 पे है, सो वी नो आयरन इज S2D6, तो Fe+6 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3D2. सो दिस इज नॉट D4, राइट? नेक्स्ट इज मैंगनीज Mn, ये +3 पर है, Mn का होता है S2D5. तो आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स आर्गन 3D4. ओके, तो ये एक हमको आंसर मिल गया है, एक कॉम्प्लेक्स मिल गया है जिसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन है. थर्ड इज Fe+3. इन Fe+3 कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये 3D5 आएगी. पहले 2 वो 4s से निकलेंगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d से निकालेंगे. फोर्थ इज क्रोमियम, क्रोमियम +2, क्रोमियम इज 4s1 3d5, तो क्रोमियम +2 क्या हो जाएगा? आर्गन 3d4. लास्ट, दिस इज ऑल्सो D4, राइट? तो ये भी आंसर में इंक्लूडेड होगा. E इज Ni4+, निकल इज S2D8, और इससे अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये बनेगा आर्गन 3d6. ठीक है, तो सिर्फ इन पांचों में 2 ही कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिनमें D4 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही है सेंट्रल मेटल आयन की, एंड दीज टू B एंड D. सो करेक्ट ऑप्शन इज B एंड D, बॉम्बे एंड दिल्ली कॉम्प्लेक्सेस, राइट? ओके, सो ये आसान था, है ना? सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पर ही आंसर में मिल जा रहा था कॉन्फ़िगरेशन लिख के. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन. ओके, सो second question is the conditions and consequences. This is not a part of the question, ये अलग से include किया गया. The condition and consequence that favors the T2G3 EG1 configuration in a metal complex
R. Alright. So this is based on CFT crystal field theory. Alright. And question की डिमांड क्या है यहाँ पे कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन है T2G3 and EG1, what are the conditions that favor this configuration, or under what condition this configuration is possible, and what does this configuration suggest about the magnetic behavior of the complex, whether complex would be low spin or high spin. Alright. तो थोड़ी CFT की बात कर लेते हैं यार. CFT में we have studied कि as the ligands approach to form the metal complex, जो degenerate d orbitals होते हैं, they lost their degeneracy and they get splitted into two different set of orbital known as T2G and EG. तो पांचों d orbitals में repulsions होता है, but due to uneven repulsions वो दो सेट में स्प्लिट कर जाते हैं T2G and EG. बट एनर्जी सबकी इंक्रीज करती है, T2G और EG दोनों की, इनकी थोड़ी एनर्जी कम इंक्रीज करती है और इनकी एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज करती है. ऑलराइट. और इनका जो एवरेज और सेंटर लाइन होता है, ऑल्सो नोन एज बेरी सेंटर और ग्रेविटी लाइन, सो ये इन दोनों के एनर्जी लेवल का एवरेज लाइन होता है जिसको हम बेरी सेंटर बोलते हैं. और जिस अमाउंट से स्प्लिटिंग होती है उसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा ओ. और ये आपको हाइट्स भी दिख रही होंगी. दिस हाइट इज 0.4 डेल ओ, दिस इज 0.6 डेल ओ. ऑलराइट. सो वी आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस पैटर्न ऑफ सेटअप. राइट. ये कैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं एज पर दी CFT थ्योरी. ओके. सो सिंस वंस द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, तो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर लॉस्ट, दे आर वैनिश्ड. रादर वी हैव दीज टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स T2G और EG, और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम इनमें करते हैं. राइट. फॉलोइंग दी ऑफबाउ, हंट्स एंड पॉली एक्सक्लूजन रूल, उन्हीं रूल्स को ओबे करते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है. फॉर एग्जाम्पल एक D1 कॉन्फ़िगरेशन हम ले लेते हैं. जैसे सेंट्रल मेटल आयन की अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 है, उसके D में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो हम कहाँ पे फिल करेंगे? ऑफबाउ रूल, हंट्स रूल, इन सबको फॉलो करते हुए वो पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा T2G में. राइट. तो कॉन्फ़िग D1 को ही हम क्या लिख सकते हैं इन दिस सेटअप? T2G1. सिमिलरली D2 क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वो एक इसमें आ जाएगा. तो एक्चुअल में हम D1, D2, D3, D4 इन सब कॉन्फ़िगरेशंस को ना इस सेटअप और इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं. D2 हो गया, D3 हो गया, सो दिस वुड बी T2G3. ऑलराइट. अगर D4 की हम बात करें तो D4 में देयर इमर्जेस टू केसेस. ऑलराइट. दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि लाइगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो, अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा तो रिपल्शंस जो डी ऑर्बिटल्स फेस करेंगे वो ज़्यादा होंगे. बेसिकली दिस हाइट वुड बी लार्जर. राइट. तो इन दैट केस पेयरिंग हम करा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऊपर फिल ना करके पेयरिंग करा के चलते हैं. तो ऐसे फिल में पेयरिंग होगी. राइट. और अगर पेयरिंग हो रही है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप ऊपर EG में फिल ना करके T2G में ही फिल कर दोगे, पेयरिंग करा दोगे. राइट. तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी D4 के लिए? दिस वुड बी T2G4. राइट. सेकेंड केस क्या है? अगर लाइगेंड वीक फील्ड का होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये हाइट छोटी होगी. राइट. सो इन दैट सिचुएशन हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना करा के बेटर होता है कि हम उसको ऊपर लेके जाएं. राइट. तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां फिल ना करके मैं चेंज कर दे रहा हूं इसको. इंस्टेड ऑफ पेयरिंग हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन को EG ऑर्बिटल में फिल करेंगे. राइट. तो उस केस में इस केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है हमारी? T2G3 एंड EG1. राइट. और आई थिंक इसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमसे पूछा गया था कि इस कॉन्फ़िगरेशन को कौन सी कंडीशन सपोर्ट करती हैं, फेवर करती हैं. ऑलराइट. सो दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव वीक फील्ड लाइगेंड. ऑलराइट. लाइगेंड शुड बी ऑफ वीक स्ट्रेंथ. राइट. तो वो फर्स्ट ऑप्शन में भी दे रखा है और सेकेंड ऑप्शन में भी दे रखा है. ओके. तो पेयरिंग इज दिस कॉन्फ़िगरेशन इज possible or exists only when we have weak field ligand. Now what does this configuration suggest about the magnetic behavior? देखो, जब हमने वीक फील्ड का लिया तो वी हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कितने आ रहे हैं? 4. राइट. और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड का लाइगेंड हमने लिया था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे थे और उस केस में सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर कंपेयर करें तो वीक फील्ड के केस में वी हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है. इट हैज़ मोर मैग्नेटिक मूवमेंट or it shows stronger magnetic behavior in comparison to strong field ligand वाले केस से. ठीक है. ओके. तो
अभी हमको आंसर मिल गया। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज कि वीक फील्ड होना चाहिए, वीक फील्ड लाइगेंड होना चाहिए, और कॉन्सिक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक बिहेवियर के इट फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो दिस अगेन इज ऑन बेस्ड ऑन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ पे हमें दो कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, K3FeOH6 एंड K4FeOH6, ऑलराइट। तो इन दोनों के हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालने, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली इन टर्म्स इन T2G और EG सेटअप, है ना, नॉट इन D वाला सेटअप। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले इनके हम निकाल देते हैं। यहाँ पे आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो +3 आएगी, और यहाँ पर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे तो यहाँ पे +2 आएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन Z +3 एंड इन दिस लेटर बाय इस वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन Z +2, राइट। तो +2 +3 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें हम तो आयरन +3 में क्या होगा? D5, 3D5, ऑलराइट। और +2 में क्या होगा? आयरन 3D6। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 6 है, हमें 5 और 6 की फिलिंग करनी है, ठीक है, इस सेटअप में। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? उससे पहले OH- दोनों में लाइगेंड है यहाँ पे इन दोनों कॉम्प्लेक्स में, और OH- इज अ वीक फील्ड लाइगेंड, और वीक फील्ड लाइगेंड के केस में हम पेयरिंग नहीं करते, नो पेयरिंग। तो पेयरिंग को ना कराते हुए हम आगे फिलिंग करेंगे, राइट। तो 5 कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, डन। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 5। इसके लिए कर लेते हैं, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे भी पेयरिंग नहीं करानी है बिकॉज लाइगेंड इज अगेन OH- वीक फील्ड, नो पेयरिंग। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, अब तो पेयरिंग करानी ही पड़ेगी। अब दोनों केसेस में ना हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। सो दिस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में सिर्फ 4 है। और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला इज √n × n+2 यूनिट इज बोहर मैग्नेट्रोन, ये होता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए म्यू कितना आएगा? n की वैल्यू 5 डालेंगे तो ये √35 आएगा। √35 इज अप्रॉक्सीमेटली 5.92। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। फॉर द सेकेंड वन n की वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयर आर ओनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू कितना आएगा सेकेंड वाली के लिए? √24 एंड दिस अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 4.90 bm वोल्ट्स मैग्नेट्रोन। नाउ वी कैन आंसर। फर्स्ट वाले का कितना होगा? 5.92, सेकेंड वाले का कितना होगा? 4.90। ऑप्शन ए मैच कर रहा है हमारे कैलकुलेशंस के साथ, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट। ओके, सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन CFT, है ना। CFT के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेंट्रल बॉटम। दिस इज अगेन अ इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें D इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, वो EG T2G में देखने की ज़रूरत नहीं है। और D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कॉन्फ़िगरेशन शुड बी D1 D3, इधर D1 D3 D5, इस टाइप से कोई एक हो सकती है। अब साथ में वो होमोलेप्टिक भी होना चाहिए। नाउ व्हाट इज होमो एंड हेट्रोलेप्टिक? तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सिर्फ एक ही टाइप का लाइगेंड होता है। ऑन द अदर हैंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज विच इनकम्पासेस मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड, राइट। तो पहले हम यहाँ पे होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक का फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। जो ए है वो होमोलेप्टिक है क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का लाइगेंड है। दिस इज ऑल्सो होमोलेप्टिक, ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड। ये होमोलेप्टिक नहीं है, सो वी डोंट नीड टू एक्सप्लोर दिस। दिस इज ऑल्सो नॉट होमोलेप्टिक क्योंकि यहाँ पे भी 2 टाइप्स ऑफ लाइगेंड है, वाटर है, फ्लोराइड आयन है। ओके, सो दिस 2 आर हेट्रोलेप्टिक। ये होमोलेप्टिक है क्योंकि यहाँ पे भी एक ही टाइप का लाइगेंड है। तो हमारे आंसर सिर्फ यही तीनों हो सकते हैं, A, B और D, बिकॉज ओनली दीज 3 आर होमोलेप्टिक। दी रिमेनिंग 2 आर हेट्रोलेप्टिक, राइट। तो इन्हीं तीनों में हमें चेक करना है कि किस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन पर इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। अच्छा, ऑप्शंस के थ्रू थोड़ा एलिमिनेशन भी हम कर सकते हैं, थोड़ा अनएथिकल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। C और E तो नहीं हो सकते, तो C और E तो ये
ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है थर्ड वाला। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि इसमें सी और ई ऑप्शन दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अब आंसर हमारा फर्स्ट और फोर्थ ही हो सकता है, बी और डी या ए बी डी। देखो दोनों ऑप्शंस में बी और डी है, तो सिर्फ हमें शायद ना ए देखने की ज़रूरत है। अगर ए में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आंसर फोर्थ होगा, और अगर ए में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आंसर फर्स्ट होगा, राइट, क्योंकि बी और डी दोनों में कॉमन है। तो हम ना ए को ही चेक कर लेते हैं, और ए में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 होगी। इसको हम पहले पिछले सवाल में भी कर चुके हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल चुके हैं इसकी। Fe इज एट +6, और +6 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D2। तो यार इसमें तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट हैज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए आंसर में नहीं होगा, सो आंसर वुड बी फर्स्ट बी और डी। चलो बी और डी में क्या हम चेक कर ही लेते हैं ना। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3 आएगी, और यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 2 आएगी। तो Fe +3 में कितने आ रहे होंगे, +3 तो D5, 3D5, राइट, एंड कोबाल्ट +2, तो कोबाल्ट +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, S2D7 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर ये D7 हो जाएगा। हाँ, तो इन दोनों में इन B कॉम्प्लेक्स एंड इन D कॉम्प्लेक्स दोनों कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक होने के साथ साथ इनमें ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स भी है, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इस वन, वो पहले हम कर चुके थे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट सेज द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल CO2+ कॉम्प्लेक्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.95 वोहर्स मैग्नेटोन, ऑलराइट। तो कॉम्प्लेक्स का है, कोबाल्ट 2+ का कॉम्प्लेक्स है। लाइगेंड के बारे में या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है ना, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, वीक फील्ड, बट ये उन्होंने बता रखा है कि जो भी वो कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 2+ का है उसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.95 गिवन है, राइट। और इस पहले तो हम यहाँ पे कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कोबाल्ट इज 4s2 3d7, तो कोबाल्ट +2 क्या हो जाएगा, 3d7। अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है ना इन दिस सेटअप, वो 2 तरीके से हो सकती है, और हमें 2 केसेस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। पहला केस क्या होगा कि लाइगेंड SFL है, और दूसरा केस क्या लेना पड़ेगा कि लाइगेंड WFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, राइट। तो अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम क्या कराते हैं, पेयरिंग, राइट। तो अगर पेयरिंग कराएंगे तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग T2 और G में कैसे होगी, 1 2 3 4 5, सॉरी पेयरिंग करानी थी तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 3D के कॉरस्पॉन्डिंग SFL के केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, T2G 6 EG 1, राइट। अगर ये WFL होता तो WFL के केस में नो पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग का नहीं सोचना है यहाँ पे। फिर 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो यहाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाती, T2G 5 EG 2। अब यही दोनों केसेस पॉसिबल है। अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का रहा होगा तो कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते, 1, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर WFL होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते, 3। अब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा म्यू, वो आएगा √3, ऑलराइट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे अगर म्यू, तो ये आएगा √15। √15 इज अप्रॉक्सीमेटली 3.95। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, उस जो हमारा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है उसके साथ जो लाइगेंड एसोसिएटेड है वो WFL टाइप का होगा, और WFL के केस में दिस कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट, राइट। T2G 5 EG 2 किस में दे रखा है, ये 4th ऑप्शन में, ओके। दिस इज अगेन CFT
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इट्स अ मिक्सचर सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ पे इन्वॉल्व कराया गया है, कोऑर्डिनेशन प्लस सॉल्यूशन चैप्टर। ओके, सॉल्यूशन में हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं, राइट। कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं तो देयर अकर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो उसी पर बेस्ड है कि प्योर सॉल्वेंट वाटर था, फिर ये देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मूला ये है, राइट। एंड दिस कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स, राइट। और इसको हमने प्योर वाटर में जब ऐड किया तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन में हमें कितना डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, 0.558 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिल रहा है, और राइट KF वगैरह सॉल्वेंट का सब कुछ प्रोवाइडेड है। ओके तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन चैप्टर के जो डिप्रेशन वाली थ्योरी है उसको यूज़ करेंगे। एंड इट सेज कि जो डिप्रेशन निकल के आता है फॉर दी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I टाइम्स KFM, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिप्रेशन दिया हुआ है कितना है, 0.558, राइट। I इज़ अननोन, I ही निकालना है। एक्चुअल में हमें इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दे रखा है, बट जो प्रीसाइज एक्चुअल स्ट्रक्चर इट्स अननोन, मीन्स कितने Cl- कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं और कितने Cl- एज अ काउंटर आयंस बिहेव करेंगे, और ये आयनाइजेशन पे कितने आयंस जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, वो हमें I के थ्रू ही पता चलेगा, ठीक है। और या I पता है तो हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले को कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयंस के बारे में कमेंट कर सकते हैं। सो 0.558 इज इक्वल्स टू I, KF कितना दे रखा है 1.86, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1, तो यहाँ से I ना 3 आ जाएगा। I3 आने का मीनिंग क्या है कि ये 3 आयंस में डिसोसिएट होता है, 3 आयंस जनरेट करता है सॉल्यूशन में। अब वन बाय वन हम इन फार्मूलाज को देख लेते हैं और देखते हैं किसका I3 है। ये देयर इज़ नो काउंटर आयन यार, है ना, इन द फर्स्ट ऑप्शन, तो इसका I वैल्यू 1 होगा। ये एक ही पार्टिकल सॉल्यूशन में होगा। इसके केस में जब ये डिज़ोल्व होगा तो इसके लिए I की वैल्यू 2 होगी। कैसे 2? एक ये कोऑर्डिनेशन वाला आयन होगा, कॉम्प्लेक्स आयन, और एक काउंटर आयन, राइट। एंड फॉर दिस वन I की वैल्यू 4 आएगी। एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा और साथ में 3 काउंटर आयंस होंगे, तो टोटल आयंस वुड बी 4। इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन और 2 काउंटर आयंस, तो यहाँ I की वैल्यू 3 है। सो दिस इज करेक्ट। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो कॉम्प्लेक्स ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो फॉर्मूला ये होना चाहिए, राइट। ओके नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन के काफ़ी रिपीटेशन होते हो रहे हैं। जे एडवांस में बहुत बार पूछा हुआ है, जे मेंस में भी रिपीटेशन हो रहे हैं कंटिन्यूसली इसके। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स दैट शोज फेशियल मेरिडोनियल आइसोमरिज्म इज, ये बहुत ही पॉपुलर, इट्स क्वाइट पॉपुलर एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। फेशियल मेरिडोनियल आइसोमरिज्म किस टाइप के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं? तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है जो फेशियल मेरिडोनियल आइसोमरिज्म शो करता है? इट इज़ MA3B3। If your complex is of type MA3B3 then it shows facial and meridional isomerism. I don't think इसमें हमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी बार इसको डिस्कस करते हैं ना, और इतनी प्रैक्टिस भी हो जाती है कि वी आर क्वाइट फेमिलियर विथ दिस फॉर्म, राइट। MA3B3 वेयर M is central metal atom और A and B are monodentate ligand। तो MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स इन सब में कौन सा है? थर्ड वाला, ठीक है। फेशियल में ऑल दी 3 A's आर सिस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और ऑल दी 3 B's आर सिस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और मेरिडोनियल में तीनों A, इनका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो तीनों A सिस पर हैं अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और तीनों B एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पर हैं, तो ये फेशियल बनता है। एंड इन मेरिडोनियल A और B दोनों का एक एक ट्रांसफॉर्म होता है, ऑलराइट।
तो दिस इज सिंपल, राइट. नेक्स्ट, in which of the following complexes the CFSE delta will be equals to 0. Alright, so this is again based on CFT, और CFT में splitting वगैरह होती है, जैसे हमने पिछले किसी इक्वेशन में डिस्कस किया था, राइट. और वंस द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, फिर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस ना होके T2G और EG ऑर्बिटल्स का होता है, और इन दोनों का जो एवरेज एनर्जी लेवल होता है दिस इज बेरी सेंटर, और इस बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में हम एक CFSE कैलकुलेट करते हैं विच इज़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. एंड CFSE हमें क्या बताता है? CFSE टेल्स अस हाउ स्टेबल अ कॉन्फिगरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू बेरी सेंटर. ऑलराइट, दिस इज बेरी सेंटर, और उसके रिस्पेक्ट में T2G ऑर्बिटल्स आर स्टेबल बिकॉज दीज ऑर्बिटल्स आर बिलो द बेरी सेंटर लाइन, एंड दीज टू आर अनस्टेबल बिकॉज दे आर अबव द बेरी सेंटर लाइन. कितनी यूनिट से स्टेबल है? 0.4 डेल लो और ये 0.6 डेल लो, राइट. तो जैसे अगर मैं एक D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो इन D1 कॉन्फ़िगरेशन तो D1 में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, किस में फिल करना है? वो इसमें आ जाएगा T2G में. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? T2G1. और अगर मैं इसकी CFSE लिखूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो वो कैसे लिखेंगे कि बेरी सेंटर के रिस्पेक्ट में ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 0.4 यूनिट से स्टेबल है, राइट. तो CFSE कितना हो जाएगा? 0.4 डेल्टा ओ. D2 कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ होगा तो वो क्या हो जाएगा? T2G2. अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे. D2 कॉन्फ़िगरेशन की CFSE कितनी आएगी? वो 0.4 डेल्टा ओ इंटू 2, तो 0.8 डेल्टा ओ. तो इसी तरीके से CFSE लिखी जाती है. नाउ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस कॉन्फ़िगरेशन, किस केस में जो CFSE होगा वो 0 होगा. सो देयर एग्जिस्ट ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन जिसके कॉरस्पॉन्डिंग CFSE 0 निकल के आती है, एंड इट इज़ T2G3 EG2. ऑलराइट, तो T2G3 EG2 अगर हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अगर CFSE निकालेंगे तो 0 आएगी. नाउ ये कॉन्फ़िगरेशन कब पॉसिबल है? अंडर व्हाट कंडीशंस दिस कॉन्फ़िगरेशन इज पॉसिबल? ऑलराइट, तो पहली बात तो D में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5. 3 + 2 5, ठीक है. जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसके D में 5 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, ये T2G3 और EG2 तभी पॉसिबल है जब पेयरिंग ना हुई हो, क्योंकि अगर पेयरिंग हुई होती तो 1 2 3 4th और 5th इलेक्ट्रॉन नीचे ही फिल होते हैं, राइट. और पेयरिंग कब नहीं होती है? इन केस ऑफ वीक फील्डिंग. तो अभी हम आंसर कर सकते हैं. पहले तो हमने कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई किया कि इसके लिए 0 होगा, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेंट्रल मेटल आयन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन D. ऑल्सो लाइगेंड शुड बी ऑफ वीक टाइप, है ना, वीक फील्ड लाइगेंड शुड बी देयर. ओके, तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +3, और +3 में आयरन इज D5. ये आंसर हो सकता है, बट लाइगेंड हेयर इज इथाइलिन डायमाइन, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का लाइगेंड होता है, देयरफॉर दिस इज नॉट आवर आंसर. सेकेंड, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एंड आयरन +2 में D6 होगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. यहाँ पर आयरन इज एट +3, तो +3 पे आयरन D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और लाइगेंड यहाँ पे वीक फील्ड लाइगेंड है Cn-, तो ये हमारा आंसर होगा. ये दोनों कंडीशंस शो कर रहा है. एक तो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, साथ में वीक फील्ड लाइगेंड है, तो D5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो T2G EG फॉर्मेट में कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो ये होगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग CFSE 0 होती है, ठीक है. इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे आयरन +2 पर है और +2 में आयरन की कॉन्फ़िगरेशन D6 होती है, तो ये आंसर अगेन नहीं हो सकता है. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. लेट्स क्लोज इट हेयर. और जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, उसको हम फॉलोइंग अप सेशन में करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर बेस्ड होगा. सो थैंक यू.